हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। हाउ इज योर स्टडी गोइंग? सब अच्छा चल रहा है? सब घर पे ठीक? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो? ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जहां हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था। सो लेट्स स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि ये कैसे होती है, काफ़ी ज़्यादा एक लार्जली रैंडमली और एक डायरेक्शनलेस सडन चेंज हो गया एक पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। ये हमारा क्या रहा, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें जानना है। तो सबसे पहले ओरिजिन जो होती है इस वेरिएशन की कहाँ हुई, और साथ ही साथ ये कैसे इसकी स्पेशिएशन होती है। तो इवन जो हमारे मेंडल थे उन्होंने इसके बारे में बात किया था, जो हमारे कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे फिनोटाइप को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और डार्विन ने इसको क्या कर लिया, या तो इग्नोर कर लिया, फिर ये सब ऑब्जर्वेशंस काफी उस टाइम पे शांत रह गए। तो सबसे पहले फर्स्ट डिकेड जब 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो हमारे ह्यूगो डेवरिस करके थे, इन्होंने अपने वर्क जो एवनिंग प्राइम रोज पे काम किया था, तब इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन होती है। आइडिया ऑफ म्यूटेशन यहीं से जनरेट हुई थी। तो मतलब काफी एक लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जो कि हमारे सडनली एक पॉपुलेशन में हो जाती है। इनका ये मानना था जो म्यूटेशन होती है उसी का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, इवोल्यूशन। और जो भी माइनर वेरिएशंस नहीं होते थे, जिसको हम लोग जो कि हेरिटेबल नहीं होते, जिसके बारे में डार्विन ने बात की थी। तो जो म्यूटेशंस होते हैं कैसे होते हैं, रैंडमली होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं। लेकिन जो डार्विन ने जो वेरिएशन बताए थे वो क्या होता है, काफी स्मॉल होता था और डायरेक्शनल होती है। तो इवोल्यूशन डार्विन के अकॉर्डिंग कैसा था, ग्रेजुअल था। लेकिन ह्यूगो डेवरिस ने क्या बताया कि नहीं, जो हमारा ये कैसा होता है, म्यूटेशन होता है जो कि स्पेशिएशन के थ्रू होता है। मतलब लार्जली होती है, रैंडमली होती है, डायरेक्शनलेस होती है और ये सडन चेंज होती है। इसलिए इसको क्या बोला गया, सॉल्टेशन, मतलब कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। फिर कुछ स्टडीज किए गए पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे, लेकिन बाद में चल करके कुछ इस पे क्लैरिटीज डेवलप हो पाए। जैसे कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में और भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी आपको। तो लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डेवरिस और नियो डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो सबसे पहला जो हमारे लेमार्क की थ्योरी है या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसको जेबी डे लेमार्क ने दिया था। इसमें जो बुक लिखी हुई है वो फिलोसफिक जूलॉजिक उसे बोलते हैं हम लोग। पॉस्टुलेट इनका क्या था कि जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ एक न्यू नीड आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। जैसे डिसयूज और ओवर यूज किसी ऑर्गन का हो जाए तो एक न्यू नीड का जरूरत हो। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग नेक आपके किस में आ रहे थे, या फिर लॉन्ग फोर लिम्स हमारे जिराफ में, हिंड लिम्स पेल्विक गर्डल और फीमर किस में, पाइथन स्नेक में, फ्लाइटलेस बर्ड्स में जिसमें क्या कहते हैं, विंग्स बाद में चल करके डीजेनरेट हो जाते हैं, एक्वेटिक बर्ड्स में भी ये सारे आ रहे थे। तो कुछ इसी तरीके से ये। अब हम आगे देखते हैं हार्डी वेंगर प्रिंसिपल, विनबर्ग। ओके, तो इसमें क्या था, इसमें इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में बताया कि एक फ्रीक्वेंसी का जो भी अकरेंस हो रहा है किसी भी एलील्स का, जो कि जीन या फिर लोकस पे, ठीक है, तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो ऐसा माना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है और इवन ये हमारे थ्रू जनरेशंस टू जनरेशन ये हमारे सेम ही रहते हैं। तो हार्डी वेंगर प्रिंसिपल ने इसी को स्टेट करते हुए बताया, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया इसके लिए। जैसे कि ये प्रिंसिपल कहती है कि जो हमारे एलिल्स और फ्रीक्वेंसीज होते हैं एक पॉपुलेशन में वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, और एक हमारे ये क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये होती है क्या, आपकी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें जो हमारे जीन पुल किसको बोलते हैं, तो जो भी हमारे टोटल जीन और उसके एलील्स एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन पुल बोलते हैं, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इनका ये कहने का मतलब। तो इसको हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि अगर पॉपुलेशन में आपके एलील्स अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इक्वल साइड पे। तो इन सारे के सम जो टोटल हो जाते हैं आपके एलीलिक फ्रीक्वेंसी को, इसको बोला जाता है 1। अगर ये 1 है मतलब कि कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपके जैसे कि दिखा रहे हैं स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव टाइप का। तो सबसे पहले आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी फिनोटाइप के साथ है, तो एक तो कैसा तीन केस हो सकता है। एक तो एस्टैब्लिशिंग हो जाए, मतलब पीक जो है वो एकदम हायर हो जाए और नैरो हो जाए। सेकेंड, आपका जो पीक है जो वो शिफ्ट कर जाए वन डायरेक्शन में, एंड थर्ड
दो पीक्स बन जाए, मतलब डिसरप्टिव। तो इसमें देखते हैं कैसे होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं जैसे कि पी और क्यू है, ठीक है। और डिप्लॉयड केस में पी और क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी एलील को कैसे, कैपिटल ए और स्मॉल ए से। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कैपिटल ए और इंडिविजुअल का पॉपुलेशन सिंपली अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर। तो इसको सिंपली हम एक अनदर दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जो अलील ए है कैपिटल ए वाली उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी है, जो कि अपीयर हो रही है क्या, दोनों ही क्रोमोसोम में, मतलब क्योंकि डिप्लॉयड है इंडिविजुअली। तो सिंपली इसके अगर हम प्रोबेबिलिटीज को देखेंगे तो क्या आएगा, दैट इज पी स्क्वायर। तो सिमिलरली इसको ए को भी क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर। तो आपका ये कैसे, इसको हम राइट डाउन कैसे कर सकते हैं, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर फिर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो जब भी फ्रीक्वेंसी मेजर करता है तो वो डिफर करता है हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और इसके साथ हमारा जो डिफरेंस देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन बता रहा है एक इवोल्यूशनरी चेंज में। और इसमें डिस्टर्बेंस अगर होती है हमारे जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या फिर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ, तो आपके चेंज हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी एक एलील्स के एक पॉपुलेशन के अंदर, एंड देन ये इंटरप्ट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। फिर कुछ 5 फैक्टर्स है जो कि हमारे इफेक्ट शो करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, वो कौन से हैं, तो ये हमारे जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो हो गए। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो पहला, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हमारा हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम होता है वो चेंज करता है, या फिर उसमें आपको शिफ्टेस देखने को मिलते हैं ग्राफ पैटर्न में। तो जब भी माइग्रेशन होती है किसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की एक दूसरे प्लेस पे और एक पॉपुलेशन का अकरेंस होता है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है अपने ओरिजिनल फॉर्म से, और साथ ही साथ एक न्यू पॉपुलेशन में आकर हो जाती है। तो जो भी न्यू जीन्स अलील्स जो ऐड हो रहे हैं एक न्यू पॉपुलेशन में, एक नया जगह हो गया बेटा, उसमें मान लो एक न्यू जीन्स और अलील्स का एडिशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अपने ओल्ड पॉपुलेशन से तो लॉस्ट हो ही गए, और ये जो जीन का फ्लो हुआ है जो कि किसके वजह से हुआ है, माइग्रेशन के, और ये मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं ये सेम चेंज अगर हो बाय चांस, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब कि अगर ये प्लांट वे में, जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स का एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, उनका क्या होता है कि जैसे ही साइबेरिया से वो माइग्रेट कर जाते हैं और ठंडियों के दिनों में, कहाँ पे, इंडिया में एट द सेंटर, जैसे कि प्रयागराज में आते हैं, बनारस में भी देखने को मिलते हैं, और फिर उसके बाद फिर माइग्रेट करके सडनली उसके बाद पूरे बर्ड्स डिसअपियर हो जाते हैं। आफ्टर लाइक मार्च अप्रैल के टाइम पे एक भी चिड़िया आपको नहीं दिखेगी, एक भी नहीं दिखेगी। लेकिन अभी से वो आना शुरू हो जाती है नवंबर से ही, हाँ नवंबर से, और अभी इतनी ज़्यादा, तो अचानक उनके पॉपुलेशन से क्या हुआ, वो खत्म हो गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ से फिर खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि 1-2 रह जाते, नहीं, रहते ही नहीं, एक भी नहीं दिखता, नॉट इवन अ सिंगल वन। तो इस तरीके से माइग्रेट करते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या होता है, ये मल्टीपल टाइम्स होता है, बिल्कुल होता है, ये हर साल ऐसे ही होती है। फिर सेम चेंजेस आपको देखने को मिलेगा बाय चांस भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और कभी कभी जो ये आपको चेंज देखने को मिलेगा अलील फ्रीक्वेंसी में, जो कि क्या होगा, डिफरेंट होगा हमारे न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन से, और ये क्या बनाएंगे, एक डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। और जो भी ओरिजिनल ड्रिफ्टेड जो पॉपुलेशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। मतलब कुछ नया मिलना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। फिर हम देखते हैं माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स। तो ये बताती है आपकी कि प्री एग्जिस्टिंग जो भी एडवांटेजेस जो म्यूटेशन हुए, जो कि एक सेलेक्ट किया गया एज अ रिजल्ट न्यू फिनोटाइप्स को, तो इसमें ओवर फ्यू जनरेशन ये आपको देखने को मिला कि इसमें रिजल्ट हुआ क्या, स्पेशिएशन का। मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारे हेरिटेबल वेरिएशंस आते हैं एक अच्छे सर्वाइवल के लिए, और इसको इनेबल करते हैं किस चीज़ में, रिप्रोडक्शन में, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज को बनाते हैं। और एक अगर एनालिसिस की जाए तो इससे हम ये मान सकते हैं कि इससे हमारा वेरिएशन होता है, क्यों, म्यूटेशन की वजह से। और वेरिएशन क्यों होती है, कॉम्बिनेशन की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। या फिर हमारे ये जेनेटिक फ्लो की वजह से या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स या फिर अलील्स का फ्यूचर जनरेशन में चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब ये 5 फैक्टर्स हमारे डिपेंडेंट होते हैं इवोल्यूशन को कराने में, या तो किसी पॉपुलेशन के अंदर या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर जो नेचुरल सिलेक्शन होती है
हाँ, तो जो कपल्ड होते हैं ना, जो कपल होते हैं वो इनहैंस करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, तो उसके लिए वो नेचुरल सिलेक्शन जितना ईजिली मतलब वो क्या कर सके, अपने पॉपुलेशन को ग्रो कर पाए। तो नेचुरल सिलेक्शन ही क्या करती है, वो स्टेबलाइजेशन के थ्रू तरफ लेके जाती है, और जिसमें हमारे ज़्यादा इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं जो मीन कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए। और डायरेक्शनल चेंज में क्या होता है, तो इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं वो वैल्यू जो अदर देन आपके मीन कैरेक्टर हुए। मतलब स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन हो रही है वो नेचर के साथ क्या कर रही है, अडेप्ट कर रही है, खुद को नेचुरली सेलेक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर आपका डायरेक्शनल में क्या होता है, तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, बट कोई ऐसा नहीं, वो अक्वायर कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम मीन कैरेक्टर वैल्यू के पास पहुंच रहे हैं। और दूसरा जो हमारा थर्ड जो हमारा डिसरप्शन होता है, इसमें मोर इंडिविजुअल्स जो होते हैं हमारे पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के एंड्स में। फिर हमारे ब्रीफ अकाउंट देखते हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो अराउंड हमारा 2000 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम लोग माया पीरियड बोलते हैं, हमारा फर्स्ट सेलुलर फॉर्म इसी टाइम पे लाइफ की अपीयर हुई थी हमारे अर्थ पे। जो ये मैकेनिज्म था, कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स एक जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इवॉल्व हो गए एक सेल्स में, जिसके साथ मेम्ब्रेन्स आ गए। इन्वेलप भी उस टाइम पे बिल्कुल भी पता नहीं थी। और इस सेल ये सेल्स कैसे थे, जिनके पास एबिलिटी थी कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे, और जिसका नाम दिया गया था आर्की बैक्टीरिया। बट इससे पहले भी मेरे एक टीचर ने, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरे एक टीचर ने बताया था कि एक मॉलिक्यूल्स थे, उससे वो आर्की बैक्टीरिया था, दैट वाज कॉसरवेट्स। वो कॉसरवेट्स है, तो पहला ऑर्गेनिज्म कॉसरवेट्स होता है। तो कॉम्पिटिशन मतलब लाइक नीट लेवल में तो नहीं आती है क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद अगर फर्दर आप किसी कॉम्पिटिशन लेवल में बैठते हो तो उसमें आती है। अब रिएक्शन, देयर आर लॉट थिंग्स को मैं अपलोड करना चाहती हूँ, बट वेयर आई, ठीक है। फिर कुछ सिमिलर रिएक्शंस हुए, लाइट रिएक्शन जो भी हमारे फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे वाटर स्प्लिट हुए हमारे, और हेल्थ के सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में और चैनलाइज करने में एक अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स का यूज करते हैं। फिर धीरे धीरे सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म को बनाए। फिर एट द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स जो थे हमारे, वो क्या हो गए, बन गए और एक्टिव हो गए। फिर जॉलिस फिश जो है, प्रोबेबली ये हमारे 350 मिलियन ईयर्स अगो ये बने हैं। फिर सी वीड्स और कुछ प्लांट जो है हमारे, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं अराउंड 220 मिलियन ईयर्स अगो। तो ऐसा हमें बोला, जो पहला ऑर्गेनिज्म जो हमारे मतलब इन्वेड हुआ था लैंड पे, वो हमारे प्लांट्स थे, और वो हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब फैले, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स भी लैंड पे आ गए। जो फिश होती है, बिना स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स के, वो जो हमारे लैंड पे भी मूव कर सकती है और फिर पानी में चली जाती है, ये भी हमारे 350 मिलियन ईयर्स अगो ही पहले बने थे। 1938 में एक फिश साउथ अफ्रीका में पाई गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलाकैंथ, जो कि माना जाता था कि एक्सटिंक्ट है, लेकिन इसका पाया गया, मतलब ये मिला हमें। और ये एनिमल्स को हम लोग लोब फिन्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये पहले है जो इवॉल्व हुए थे फर्स्ट एम्फीबियंस में, मतलब जो दोनों में ही रह सकते हैं, मतलब लैंड और वाटर में। और ऐसा कोई स्पेसिमेन नहीं है जो अब ऐसा बचा है हमारे साथ, मतलब जो मिलियन ईयर्स अगो पहले रहते थे, और ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अब प्रेजेंट है, बाद बाकी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर और देखें तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं हमारे मॉडर्न डे फ्रॉक्स के और सेलेमेंडर्स के, ये सारे एम्फीबियंस किसमें इवॉल्व हो गए, रेप्टाइल्स में। अब ये थिक शेल्ड एग्स को ले करते हैं, जो कि ड्राई नहीं होती है सन में, जैसे एम्फीबियंस के हो जाते हैं। फिर और हम देखें तो मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स में, जैसे कि टर्टल्स, टॉर्टवाइज और क्रोकोडाइल्स। तो नेक्स्ट हमारे 200 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ, तो रेप्टाइल्स भी हमारे अलग अलग टाइप के शेप्स में आ गए, साइज में आ गए, और डोमिनेट किए फिर अर्थ पे। फिर जाइंट फर्न्स, जिसको हम लोग टेरिडोफाइट्स बोल रहे थे, वो भी प्रेजेंट हुए, और फिर उनसे हमारे वो क्या हुए, वो जब मतलब लाइक एक तरह से कैसे तो डिग्रेड हो गए, तो वो कोल्ड डिपॉजिट्स धीरे धीरे बनाने लगे। फिर कुछ हमारे जो लैंड रेप्टाइल्स होते हैं वो पानी में वापस चले गए, और किसके तरह इवॉल्व करने लगे, फिश के तरह। चलिए इसमें कुछ बता देती हूँ मैं, जैसे कि एक चार्ट है एरा बर्ड्स और एनिमल्स की, जैसे कि सीनोजोइक एरा। अगर सीनोजोइक एरा है तो ये कब हुई थी, तो ये आपका 65 मिलियन ईयर्स अगो, आज से पहले। ये हमारा क्वाटनरी और टर्शरी में थे, जैसे कि मतलब अगर देखा जाए तो इपोक की बात करें तो होलोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, ये सारी चीज़ें आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है।
ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स देख लेते हैं फिर। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो इसको फॉसिल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिएंटोलॉजी। मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स जो हो जाते हैं उनके रिमेन्स रह जाते हैं, और मतलब जो रिमेन्स ऑर्गेनिज्म के रह जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल। और ये किस रॉक्स में पाए जाते हैं, तो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। और फादर ऑफ प्लेंटोलॉजी कौन है, हमारे लेनार्डो डा विंसी। और फादर ऑफ मॉडर्न पेलियोंटोलॉजी कौन है, तो कोरियर। फिर कैलकुलेशन कैसे करती है, तो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें हम लोग C12 और C14 का यूज करते हैं। हाफ लाइफ जो होती है हमारी C14 की, वो कितनी होती है, 5730 ईयर्स। तो इसको यूज करने में ज़्यादा इजी होता है। या फिर पोटेशियम का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है, और